कांग्रेस गुजरात के और साकेत बहुगुणा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप चारों का बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि मौजूदा सरकार पर बार बार ये आरोप लगे हैं कि राष्ट्रवाद को अपने हिसाब से ये सरकार परिभाषित करती है, जबरन थोपने की कोशिश करती है लोगों के ऊपर, और इस विषय को लेकर विपक्षियों के निशाने पर भी आप रहते हैं। संबित पात्रा के लिए राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार। मैं देख रहा हूँ विक्रम संपत जी बैठे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, राष्ट्रवाद, देश हित। मैं इसको पॉलिटिक्स में तो ले जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अल्टीमेटली होना ही है। उससे पहले थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं। देश और राष्ट्र ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है, भिन्न भिन्न है। देश की बाउंड्री होती है, देश की एक अर्थनीति होती है, देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, देश का प्रधानमंत्री होता है, देश की अपनी एक छवि होती है, देश का एक आर्मी होता है। दिस इज कंट्री, देश। राष्ट्र एक सोच होता है, उसकी बाउंड्री नहीं होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, गंगा। गंगा को आप अगर देश के नजरिए से देखें तो गंगा एक नदी है, उसकी धाराएं हैं, उसके तट हैं, वो कहीं से उद्गम होती है और कहीं समा जाती है। ये गंगा अगर देश के नजर से देखी जाए तो नदी है, अगर राष्ट्र के नजर से देखा जाए तो गंगा मां है। गंगा एक सोच है, वो जननी है, वो भागीरथी है, वो सिरसरी है, वो गंगा है, वो राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र को बांधा नहीं जा सकता है। राष्ट्र व्यापक है, राष्ट्र बिंदु है किंतु वो सिंधु है। राष्ट्र हिंदू है, राष्ट्र मत है, राष्ट्र व्योम है। इसलिए राष्ट्र को लेकर दो मत कभी नहीं हो सकते हैं। मेरे विचार अच्छे हैं तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी मां है, मेरे विचार में कहीं खोट है तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मां नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र को मां मानना, राष्ट्र को जननी मानना। राष्ट्र ने मुझे जन्म दिया है और इस कारण से ये जीवन राष्ट्र के चरणों पे समर्पित है। राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, राष्ट्र के लिए मैं बलिदान दे सकता हूं, यही राष्ट्रवाद है। कन्हैया, अब आपके पास आते हुए, बीजेपी के राष्ट्रवाद से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी कि लेफ्ट में आप ज्यादा राष्ट्रवादी थे या कांग्रेस पार्टी में आकर वो राष्ट्रवाद और ज्यादा बढ़ गया है? सबसे पहले चित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज तक का धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपने दो सवाल पूछे हैं एक सवाल में। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये देश है, ये राष्ट्र है, जिसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेज़ों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आज़ाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आज़ादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आज़ादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, ये हमारी समझदारी है। संबित पात्रा जी, पहली बात है, मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि एक स्लाइड रिमार्क है, व्यक्तिगत रिमार्क है, मैं कह देता हूं इस पे। यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूं और मैं बता दूं,
मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कौन सा कोहिनूर है इस एक बार प्रकार से उनकी इनको बात हो टूरिज्म जाए। डिपार्टमेंट का चेयरमैन जी, बना इस दिया गया प्रकार बार है। उनकी नहीं, बात हो इस जाए। प्रकार- पैरासीटामोल के बारे इस में इनको प्रकार बताना से नहीं। चाहिए कन्हैया ना। कुमार जी, प्लीज। कोरोना का इस थर्ड वेव ना, कोई अब बात नहीं। थर्ड ठीक है, वेव आने एक बार वाला उनकी है। बात हो थर्ड जाए, फिर वेव आप बोलिएगा। ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक है, इससे हम एक पहले बड़े इनको मंच पर ONGC बैठे का हुए हैं। डायरेक्टर बना चलिए, दिया था। ठीक ऐसी क्या है, काबिलियत है कन्हैया आपके जी, साथ? प्लीज। ऐसा कौन सा ठीक है, आप मेरिट बता रहे हैं, आप आपको सुनिए। कैसे वो IPC बता का रहे हैं, आप चेयरमैन बना सुनिए। दिया गया है? जवाब तो सुनिए। देखिए, आपने सवाल खड़े किए नहीं, हैं। नहीं, चित्रा कन्हैया जी, कुमार जी, टिप्पणी प्लीज। नहीं है। प्लीज। चित्रा ये जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा जी, ये नीतिगत ऐसे सवाल है, नहीं। ये व्यक्तिगत ठीक है, टिप्पणी नहीं चित्रा है। नीतिगत जी, सवाल का जवाब दे नीतिगत चित्रा सवाल, जी, सवाल नीतिगत चित्रा जी, नीतिगत कंट्रोल सवाल का जवाब तो प्लीज। सुनिए। दो चित्रा लोग जी, और इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं संबित रिक्वेस्ट पात्रा जी। करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी, मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जाकर के चिल्लाते हैं, हुआ उनकी हुआ बात- करते हैं प्लीज। और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात नहीं। एक बार मैं उनकी ज्ञान बात हो किसी जाए, को उसके देने बाद लगा, बोलिएगा। मैं ज्ञान ठीक नहीं है, दे रहा हूँ, प्लीज। मगर हम मार्केट प्लेस में बैठ के ये मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो शांति से, शांति क्या से, बात प्लीज है? चित्रा जी। इनकी रोजी चित्रा रोटी जी, यही है। कन्हैया- ये चित्रा रोज जी, जाकर के मुर्गा लड़ते हैं, इसलिए चित्रा IPC जी, के चेयरमैन चित्रा बने जी, हैं। कन्हैया कुमार जी, इसलिए नहीं। प्लीज चित्रा थोड़ा जी। सा, हम एक बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है, एक एक करके अपनी बात करेंगे। कन्हैया, आप युवा तेज तरह देखिए, नेता है, दिक्कत मान क्या है लिया ना, मैंने। ये ठीक है। बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत लेकिन- टिप्पणी है। ये ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपने कहा ये नीतिगत एक है, मैं नीतिगत जवाब ले रही सवाल हूँ। है ठीक कि है, आपको उधर चेयरमैन क्यों साकेत बनाया गया? और हार्दिक चित्रा भी जी, बोलना मैं चाह एक रहे हैं। रिक्वेस्ट एक बार करूंगा, इनकी यहाँ बात कलीपुरी कीजिए जी बैठी हैं, सुप्रियो जी बैठे हैं, अरुणपुरी जी से भी बात होगी मेरी। देखिए, हम एक पार्टी हैं, हम यहाँ पर कोई कॉलेज यूनियन की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। मैं एक बहुत बड़े चैनल में बैठा हूँ, सम्मान के साथ बैठा हूँ और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए। मैं अरुणपुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें। ठीक है, वी आर नॉट कॉक्स एंड बुल्स की हम आके स्ट्रीट पे लड़े। अब वो नहीं मैं बोलेंगे, उत्तर दे आप रहा हूँ, उत्तर मैं दे दीजिए, ठीक है। शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं बता दूं, मैं ITDC का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह वघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से। उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? आप मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से, मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें कहाँ क्वालिफाई। क्लिनिक है जस्ट अ आपका? सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, एक सेकंड रुक क्यों जाइए। नहीं पूछे? आप डॉक्टर हैं। ठीक है, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि इधर जस्ट उधर अ नहीं जाते सेकंड, हुए, नहीं, प्लीज। एक सेकंड, मैं आप अपनी बात पूरी सबका जवाब कीजिए। दूंगा। कन्हैया, नहीं, आपसे भी गुजारिश है, एक बात प्लीज। मैं गुजारिश कर अभी रहा हूं। दो लोग चुपचाप एक बैठे हुए सेकंड, नहीं, हैं। चुपचाप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए प्लीज। आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। ठीक है। UPSC का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय UPA की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था UPSC में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का, यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो UPSC वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। अब मैं उत्तर पे आता हूं, मैं यहाँ तू मैं नहीं करने आया। अरे दूसरे को भी बोलने दीजिए। जस्ट अ सेकंड, इनका तो रोज शाम का यही काम आई एम है। नॉट बाकी दो लोगों के पास। हाँ, साकेत को बोलने दीजिए, आराम से युवा नेता कन्हैया, है। कन्हैया सेकंड, एंकर मैं हूँ। मैं कंप्लीट कन्हैया इधर, युवा आराम से, नेताओं को प्लीज, बोलने आराम दीजिए। से। Just a कन्हैया second. प्लीज, थोड़ी सी मर्यादा हम बना के रखें देखिए, अब हम विषय पे आते और हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि दोबारा कम से कम मर्यादा को लेकर मुझे अपनी बात नहीं कहनी पड़ेगी, प्लीज। देखिए चित्रा जी, यहाँ मैं संबित पात्रा और कन्हैया कुमार विषय नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ विषय है कि क्या मोदी जी देश को अच्छा चला सकते हैं या राहुल गांधी देश को अच्छे से लीड कर सकते हैं? ये विषय नहीं है। एक सेकंड सर, विषय है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। टॉपिक जस्ट अ सेकंड सर। टॉपिक क्या है चित्रा जी? चित्रा जी, एक बार फिर उनकी से बता जल्दी मैं से बोल संबित जी, सकता आप हूं अपनी बात पूरी कैसे कीजिए, पूरी प्लीज, करूं? आराम से। आप अगर अपनी ये बात इसी पूरी प्रकार कीजिए, होता दो रहेगा लोग तो और पूरी इंतजार कैसे में हैं। करे? हाँ, हार्दिक पटेल भी गुजरात से देखो आए हुए हैं, यहाँ वो पर ये इंतजार कर रहे ठीक हैं। है, हार्दिक हाँ। पटेल तो कम से कम चिल्ला तो नहीं रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ कहा गया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यह डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चित्रा जी ये भी नहीं लिखा है कि अगर पिताजी या माताजी के पैरों में दर्द हो तो बेटे को जाके माँ के पैर दबाने चाहिए, या पिताजी को हेडेक हो तो बाम लगा देना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। मगर आपकी माँ बीमार पड़ती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम
कहेंगे, अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे, चक्की भी पीसेंगे। और सर्जिल इमाम कहेगा कि हम आसाम को अलग कर देंगे हिंदुस्तान से, 5 लाख मुसलमान आएगा और आसाम को और नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट देगा। बाकी दो लोगों को राष्ट्रवाद पर बोलने देते हैं, उसके बाद आएंगे। ठीक है, किसमें दम है हिंदुस्तान को काटेगा? गृह मंत्री इतना निकम्मा है, सीट पाके गृह मंत्री इतना निकम्मा है ठीक है। कि 2016 से संबित पात्रा यही बोले आप जा दोनों रहे लोगों को मंच में हाईजैक नहीं करने दूंगी हार्दिक पटेल नहीं, जी। पहले इसका जवाब देने दीजिए कि गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि 2016 से संबित पात्रा बोल रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं। हार्दिक पटेल, मोदी जी निकम्मा है, ये सब बोला जाएगा, अपने ये कम से सब बोला कम जाएगा। शब्दों की मर्यादा आराम से। नहीं, मैं यहाँ पे मर्यादा सिखाने नहीं बैठी हूँ आप लोगों को, आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आराम से प्लीज, प्लीज आराम से। मिल नहीं रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है आराम से। संबित जी आपसे भी, कन्हैया आपसे भी मिलना है राहुल गांधी से। क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी बैंकॉक भेजिए उसको, हमको क्या करना है मिलके? प्लीज आप कहाँ थे? दो लोगों को आप कहाँ बोलने थे? दीजिए। कोविड के दौरान 80,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था। कन्हैया कुमार जी, सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर रहा था। कुमार जी, और संबित पात्रा अपना डॉक्टरी का डिग्री लेकर के कहाँ गायब हो गए थे, चिंता नहीं दे रहे थे। चिंता करिए राहुल गांधी की। लोगों को बेड राहुल गांधी संभल नहीं रहा है। संबित पात्रा इनकी दिक्कत यही है, इनकी सारी लड़ाई संबित पात्रा से। इन्होंने ये लड़ नहीं सकते हैं मोदी जी से। संबित पात्रा सारी लड़ाई संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी लड़ेंगे संबित पात्रा से, एफआईआर करेंगे, ये भी लड़ेंगे संबित पात्रा से। कोरोना के मरीजों का इलाज बनेंगे कैसे? प्लीज अब इससे आगे बढ़ते हुए 80,000 एक सेकंड, 80,000 कन्हैया जी आपसे भी संबित पात्रा आपसे भी एक सेकंड प्लीज, ऑक्सीजन अब थोड़ा शांत रहिए आप लोग। एक सेकंड सर, और आप जो है अगर मैं मना कर रही हूँ कन्हैया कुमार जी प्लीज बाकी दो लोगों की भी बारी आने दीजिए। हार्दिक पटेल जी, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर गर्मागर्म बहस हो गई। उससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए, आपके लिए राष्ट्रवाद क्या है? क्या कन्हैया कुमार जी जो बातें कही हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, सहमति है आपकी उस पर? देखिए, राष्ट्रवाद को मुद्दे पर सभी लोग अपने अपने जहन में इस देश के प्रति मोहब्बत और प्रेम रखते हैं, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो। सब लोग एक दूसरों की मदद करके, एक दूसरों को आगे बढ़ा के इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। और ये शुरुआत कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई से शुरुआत की है। हम गुजरात में मान लीजिए कि कोरोना महामारी के दौरान किसी को तकलीफ थी, किसी को ऑक्सीजन की बोतल चाहिए थी, तो हम लोगों ने उनको मदद करने का काम किया। यही राष्ट्रवाद है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो इस देश के प्रति अपनी मोहब्बत रखते हैं। और इसीलिए हमने इस देश को मजबूत करने के लिए अभी तक की लड़ाई लड़ी है। संबित जी ने जो बात कही उस बात से मैं बिल्कुल अलग मानता हूँ कि सरकार जो भी हो वो सिर्फ गंगा माता पर ही बात नहीं करेगी। सरकार होगी वो देश के 150 करोड़ लोगों पर बात करेगी, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वो चाहे किसी भी प्रदेश के लोग हो। और मेरा ये मानना है कि सरकार की जिम्मेवारी होती है प्रदेश और देश के सभी लोगों का काम करना। आज देश में क्या है, संबित जी पिछले जब से मैं समझता हूँ 5-6 साल से जब भी वो टीवी में आते हैं, बोलते हैं, उनकी बात सिर्फ हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान तक की सीमित रहती है। कभी उनके मुंह से देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के गांवों के लिए कभी कोई बात नहीं निकलती। आप बताइए, जब 3 काले कानून इस देश में लागू किए गए तब संबित जी उसके फायदे गिना रहे थे। और 10 दिन पहले जब ये कानून वापस लिए गए तब भी संबित जी उसके भी फायदे गिना रहे थे। कहने की बात बहुत स्पष्ट है कि जो भी सरकार करती है उसको सही तरीके से लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से गुमराह करने के लिए फैला दिया जाता है। मेरा यह मानना है कि सरकार ने जो वादे किए थे 2014 में, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इसीलिए राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर बहसें छेड़ी जाती है। रात को 8 बजते जितने भी टीवी चैनल है उस पर कभी हमने बेरोजगारी के मुद्दों पर तो डिबेट नहीं की, कभी गुजरात में पकड़े गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स के बारे में तो चर्चा नहीं की, हमने शाहरुख खान के बेटे की जेब से नहीं पकड़े गए ड्रग्स की चर्चा जरूर की। लेकिन गुजरात में 21,000 करोड़ का ड्रग्स, आप सोचिए, जहां गांधी के गुजरात में शराब पर पाबंदी है वहां ड्रग्स पकड़ा जाता है, फिर भी चर्चाएं नहीं होती। इस देश में जो नौजवान बेचारा पढ़ लिख कर अपने पिता की, अपने माता की, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, उस नौजवानों की रोजगारी के लिए तो चर्चा नहीं की। राष्ट्रवाद का मतलब ही यही है कि हमें देश के हर एक व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा है तो उसको रोजगार देना चाहिए। हमारे देश में वहां सरस्वती की शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। उसकी जगह गुजरात में 1-1 लाख रुपया 5वीं कक्षा के पढ़ाई के लिए लगते। तो यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के हितों के लिए काम किया जाए। राष्ट्रवाद को अपने तरीके से क्या सरकार परिभाषित करती है? जो जरूरी मुद्दे होते हैं जितने भी, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, अटकाने के लिए नए तरह के राष्ट्रवाद की एंट्री करवा दी जाती है क्या?
साकेत बहुगुणा। देखिए, किसी नए तरह के राष्ट्रवाद की एंट्री नहीं कराई गई है। एक बेसिक डिफरेंस होता है पेट्रियोटिज्म और राष्ट्रवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक डिफरेंस है। अभी कन्हैया जी की बातों से जैसा हमें पता चला कि इनका मानना है कि भारत एक देश के रूप में शायद 1947 में पैदा हुआ, लेकिन हमारा ये मानना है और देश के अधिसंख्य लोगों का ये मानना है कि इंडिया एक पॉलिटिकल कंट्री के रूप में तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हजारों वर्षों से भारत की एक सनातन परंपरा है। एक सनातन राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष हजारों वर्षों से है। इसीलिए हम भारत माता के रूप में राष्ट्र को पूजते हैं। हम मानते हैं कि स्त्री में ही जनन की शक्ति है, माता से मातृत्व आता है और माता की वजह से भाइयों में भ्रातृत्व आता है या बहनों में भ्रातृत्व आता है। और इसलिए राष्ट्रवाद जो है वो भारत माता पर आधारित है, हमारा राष्ट्रवाद। और केवल 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली एक लंबे संघर्ष के बाद, उसका पूरा सम्मान है, संविधान का पूरा सम्मान है, लेकिन उसके साथ साथ उसके हजारों वर्षों का जो हमारा इतिहास क्रम है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको भी अपने दिल में रखने की आवश्यकता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत माता ही हमारा राष्ट्रवाद है, तो भारत माता के बेटे बेरोजगार घूम रहे, आपको पसंद आ रहा है? भारत माता के बेटे जो किसान 1 साल से सरहद पर बैठे थे, उनकी जानें चले गई, वो आपको पसंद आ रहा है? राष्ट्रवाद का मतलब ही यही हम कह रहे हैं ना कि राष्ट्रवाद का मतलब, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन उस भारत माता की जय बोलने के इस देश में जिन लोगों को तकलीफ है उस पर तो आप बात करते नहीं हैं। आपकी अभी जो राष्ट्रवाद पर बात हुई उसमें ना आपने किसानों की बात की, ना नौजवानों की बात की। क्या इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा नौजवान इस देश के प्रति मोहब्बत नहीं रखते? कृषि कानून वापस तो ले लिए गए ना, और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी भी मांगी उसको। अच्छा, 1 साल के भीतर 700 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा वो किसानों के हक में था, 700 लोगों की मौत के बाद आपने माफी मांगी। किसान यही कहते थे ना। आज देश का नौजवान कहता हमें रोजगार दीजिए, आप नहीं देते। किसान ने कभी नहीं मांगा था 3 कृषि कानून, आपने दे दिया। 700 लोग की मृत्यु हो गई ना। अब सोचिए, ये कोई बड़ी बात नहीं आपको दिखती। आप एक आदमी अगर गाड़ी लेकर जाता है, अकस्मात होता है, उसकी मौत होती है, पूरे गांव में खाना नहीं खाया जाता। 700 किसानों की मृत्यु हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी आते, वो टीवी में जाके कहते कि मेरी गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, मैं वापिस ले। चलो, आपने लिया 1 साल के बाद। ठीक है। किसान तो 1 साल से बात कर रहे थे। सरकार ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के कृषि मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी लोग मारे गए हैं वो मारे नहीं गए हैं, वो शहीद हुए हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसीलिए हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं कहता हूं कि बहस को उलझाना नहीं चाहिए। ठीक है साकेत जी, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। ठीक है। भारत का इतिहास 5000 सालों का इतिहास है। ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि 1947 में पैदा हुआ। हम ये कहते हैं कि आज हम जिस नेशन स्टेट में रहते हैं, जिस नेशन स्टेट में रहते हैं, उस नेशन स्टेट की एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, राष्ट्रवादी आप लेफ्ट में ज्यादा थे, कांग्रेस में ज्यादा हो गए हैं। जी, राष्ट्रवादी आप लेफ्ट पार्टी में ज्यादा थे, कांग्रेस में आकर ज्यादा हो गए हैं। देखिए, इस देश के भीतर जितनी भी राजनीतिक दल हैं, हाँ, जो चुनाव लड़ते हैं, वो इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं, उसमें भरोसा रखते हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो। हाँ। ज्यादा और कम का सवाल नहीं है। ठीक है। सवाल ये है कि इस बहस को खड़ा करके कौन सी बहस को गुमराह किया जा रहा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं? ठीक है। कि भाई, भारत माता है हमारी, और भारत की भूमि पे पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का नागरिक है। और वो नागरिक जब नौकरियों के बिना भटकता है, जब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको सोच के बताइएगा। इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति किस राष्ट्रवाद के तहत बेची जा रही है? ठीक है कन्हैया जी, आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप भी तो इस मुद्दे पर एक सेकंड सुनिए ना। कांग्रेस पार्टी में जब आपकी एंट्री होती है तो उस समय आप पूरे कांग्रेस को बदल डालने की बात करते हैं, उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। सारी बात आप इसी मंच से तो नहीं बोलेंगे। एक बार आपने जो सवाल खड़े किए, चित्रा जी, यहाँ बीजेपी का कोई औचित्य है या आज तक को इन दोनों का अगर प्रोपेगेंडा कराना था तो बीजेपी को क्यों बुलाया था? बिल्कुल ऐसा नहीं है संबित पात्रा जी। ठीक है, आप बोलिए ना। साकेत जी ने शांति से आप सुन लीजिए, की ओर से बोलिए। नहीं, धमका बिल्कुल धमकाएंगे, क्यों नहीं धमकाएंगे? अगर दोनों का प्रोपेगेंडा करना है तो बीजेपी को बुलाने की आवश्यकता नहीं था। बोलेंगे इसको धमकाना क्या है? ठीक है, व्यक्तिगत इसमें धमकाना क्या है? क्या धमकाना है? हम एंकर से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कन्हैया जी, दर्शक बैठे हुए हैं, धमका नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भी बोलेंगे अपने विषय को। आराम से चित्रा जी, आप कंट्रोल करिए पहले, नहीं तो देखिए कैसे कंट्रोल होना है। ठीक है, धन्यवाद। सब लोग इतने बड़े हैं, इतने मर्यादा का ध्यान रखिए, किसी को समझाने की बोला क्यों उन्होंने? आप उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? प्लीज कन्हैया, अरे धमका नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं, कि 2 लोग ही बोलते रहेंगे। क्या हम लोग बोलेंगे नहीं? ये क्या मजाक है?
ठीक है, क्या कन्हैया बोला? जी आप प्लीज। लोग लगातार कन्हैया मैं लड़ने कुमार नहीं जी, आया हूं, जिसे कन्हैया शांति से बोलने कुमार दिया जी, जाए। प्लीज कन्हैया जी प्लीज। देखिए- एक बार संबित पात्रा की बात हो जाए, साकेत आ रही हूँ संबित जी। देखिए चित्रा जी, यहाँ बहुत सारे सवाल उठाए गए, मैं शांतिप्रिय तरीके से बिना उत्तेजना के कुछ प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। नंबर एक, यहाँ हार्दिक पटेल जी ने कहा कि संबित पात्रा रोज डिबेट, अच्छी बात है, आप मुझे देखते भी हैं कि संबित पात्रा डिबेट में आते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। हम नहीं करते हैं। जब सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और कई आपके नेता आके कहते हैं कि हिंदू मत, सर एक प्लीज सेकंड, एक सेकंड, कन्हैया जी प्लीज प्लीज, एक सेकंड। अरुण पुरी उनकी जी, बात मैं पहले आपसे पूरी हो जाए, रिक्वेस्ट मैं करता चेक हूँ, करूंगी, मैं बैठी ये हुई मैं हूँ। नहीं, इस कन्हैया जी, एक प्रकार से सेकंड, डिबेट प्लीज। नहीं। कलीपुरी अगर जी, मैं आप यहाँ बैठी पर हैं इस मंच सामने, पर बैठी हुई हूँ, एक सेकंड, कलीपुरी प्लीज। जी राहुल आप गांधी सामने का बैठी हैं, आई एक रिक्वेस्ट यू, सेकंड। दिस इज नॉट द वे बात ऑफ पहले पूरी हो जाने डिबेट, दो। दिस इज नॉट कन्हैया द जी, वे ऑफ प्लीज। डिबेट। कलीपुरी जी, ये बीजेपी की तरफ से मैं एक सेकंड, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कन्हैया जी, प्लीज। बिल्कुल मैं मालिक को ही कहूंगा, आप मालिक को धमका रहे हैं। धमका नहीं, मैं कन्हैया जी, रिक्वेस्ट प्लीज। कर रहा हूँ। एक सेकंड सर, प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड, कन्हैया जी प्लीज, आराम से। राहुल गांधी कब डिबेट में? अच्छा एक सेकंड, मैं करेक्ट करूंगी ना, मैं बैठी हुई हूँ, आप यहाँ पर This is फैक्ट not चेक the मत way. कीजिए ना, This कन्हैया is not a fish प्लीज। market. ठीक है, एक सेकंड, आराम से प्लीज। देखिए पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। थोड़ा सा मुझे बार बार एक एंकर अगर इतने बड़े नेताओं को मर्यादा सिखाए, खुद के भीतर झांक के तो देखिए प्लीज। कन्हैया जी आपसे भी, संबित जी आपसे भी प्लीज। ठीक है, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिए और थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना धैर्य कम से कम दिखाना चाहिए हर एक नेता को। चित्रा जी, मैं बहुत सम्मान के साथ और बहुत धैर्यपूर्वक कह रहा हूं कि हमें बहुत शांति से डिबेट करना चाहिए। मैंने बड़े शांति से दोनों भाइयों को सुना ना, मैं अपने विषय को रख रहा हूं। हम रूलिंग पार्टी हैं, सारे आक्षेप हमारे ऊपर है। अगर हम नहीं कहेंगे, मुस्कुराकर जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, मगर प्लीज धीरज के साथ सुने। राहुल गांधी टीवी डिबेट पे नहीं आते हैं, कौन कह रहा है? मैंने तो नहीं कहा कि डिबेट पे आते हैं। एक सेकंड, मैंने कहा कि राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद जब कहते हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS और बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड, ये प्लीज, ये ऐसा हो सकता है? उनकी बात पूरी हो जाए कन्हैया, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आप अपने समय में नहीं, नहीं, ऐसे ठीक है, आराम से। चित्रा जी ऐसे नहीं, धमकी चित्रा जी, दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट अ डिबेट। हम एक कन्हैया जी, नेशनल डिबेट में बैठे हुए हैं। आराम से, ठीक है, इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगी। ऐसे आपके नहीं पास। होता है। ठीक है, संबित जी अपनी बात ना पूरी ना, कीजिए, बिना प्लीज। मतलब के नहीं है, आराम मैं से, बिल्कुल आराम मतलब से कह रहा हूँ। झगड़ा आप चुप नहीं रहिए, करेंगे। शांति से बैठ, कन्हैया जी, बिल्कुल प्लीज। चुप बैठिए, चिल्लाइए मत, चुप रहिए। राहुल गांधी का बोलूंगा, क्या है राहुल गांधी? हु इज राहुल गांधी? जब आपकी क्या है बारी राहुल आएगी तब आप गांधी? क्या है बोलिएगा। वो? क्या औकात है उस राहुल गांधी की? बैठिए जब चुपचाप। आपकी बारी, एक सेकंड, इनको बोल लेने दीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो फिर बोलिएगा प्लीज, आराम से। एक सेकंड, Can I please request Please, all please. speakers? कलीपुरी जी, आपकी आप ही बात बोलिए। आएगी तो आप Hello? बोलिएगा ना, आपकी बात आएगी तो आप कन्हैया बोलिएगा। जी, आपकी कन्हैया बारी जी, आएगी तो बोलिएगा प्लीज, ये गलत बात कन्हैया है, जी, ये गलत कन्हैया बात जी, एक सेकंड, कैन आई प्लीज fact नहीं बोलेंगे, एक fact check सेकंड, करके एक सेकंड, कैन आई प्लीज आस्क ऑल स्पीकर्स ऑन द आज तक agenda stage to keep the line of discipline. Please let Sambit Very Patra ji or any other speaker keep their entire point, then you may raise. Please don't fact check them in between. Let the moderator do that, please. Otherwise, as an audience, we don't know what's happening. We can't hear and understand it. This is not a TV debate. She does not have the facility to mute you or say, producer unka mute kar dijiye. So please, can we please hear each speaker's point of view clearly? As an audience, we are here to listen to you. Please give us that respect as well. Thank you, all of you. थैंक यू सो मच कली जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरवेंशन। हम नहीं चाहते हैं लड़ाई करना, वाकई नहीं चाहते हैं। और मैं दुख के साथ कह रहा हूं चित्रा जी, जो आज यहाँ हो रहा है एजेंडा में, वही पार्लियामेंट में भी हो रहा है। बोलने नहीं दे रहे हैं, मुंह के आगे कोई प्लकार्ड दिखा रहा है, कोई किसी को थ्रॉटल कर रहा है, कोई किसी को स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, कोई कांच की दीवार तोड़ दे रहा है। मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, देश को चलाना, देश के लिए अच्छा सोचना, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये आसान काम नहीं है। आप मोदी जी के बारे में आप किसानों को लेकर पूछ रहे थे ना, बिल्कुल सही बात है। 700 किसान, 100 किसान, एक भी व्यक्ति अगर मृत्यु को वर्ण करता है, प्राप्त होता है, किसी को अच्छा लग सकता है क्या? चाहे मेरा विपक्षी दल हो, उसको भी अच्छा लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। रात को कष्ट होती है, तकलीफ होती है। मगर आप बताइए, इसी आज तक के चैनल पे बैठ के हमने सैकड़ों डिबेट की है, कब मुक्ति मिलेगी फार्मर्स को, कब वो अपने प्रोड्यूस को बाहर बेच सकेंगे, कब वो अपनी जो आमदनी है वो बिचौलियों को नहीं, वो उनके जेब में आएगा। कौन इस देश को संवारेगा? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति कौन इस देश को संवारेगा? हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि मेरा हिंदुस्तान कभी बड़ा बन सकता है, सिंगापुर बन सकता है, अमेरिका बन सकता है, बिकॉज वी कीप ऑन फाइटिंग।
हम एक व्यक्ति के इंटेंट, मेरा मोदी जो है ना, एक 25 पैसा आपका चोरी नहीं किया है। मैं यहां पर प्रतिज्ञा प्रण लेके बोल सकता हूं, एक नया आना आपका चोरी नहीं किया है। और मैं उस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, मैं भावुक होकर बोल रहा हूं। इस व्यक्ति ने, आप सोचो वो व्यक्ति कैसा सोता होगा। उस व्यक्ति को आप गाली देते हैं, उसको क्या नहीं बोलते हैं, फिर भी वो निरंतर प्रयास सिर्फ एक बात के लिए कर रहा है कि मैं जब तक हूं कुछ तो भला करूं देश का। ये केवल डिबेट ही होता रहेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं हम। क्या मुसलमान हमारे देश के भाई नहीं है, हमारे नागरिक नहीं है? कौन मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है? आज तक में इतने मुसलमान भाई है, वो मेरे दोस्त हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कहेंगे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे आईएस और बोको हराम कह देंगे। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व को मानता हूं। यहां विक्रम संपत बैठे हैं, ये हिंदुत्व को मानते हैं। मैं और विक्रम संपत बोको हराम है? मैंने मक्खी को मर नहीं कहा आज तक। मैं बोको हराम हूं? मैं कुछ नहीं खराब करता हूं। मैं आईएस हूं। और आईएस वालों को इन लोगों ने लीगल सपोर्ट दिया है। आतंकवादियों को लीगल सपोर्ट। मेरा देश टुकड़ा होगा, इसके लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, यह कहा जा सकता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और मैं अपने धर्म को बचा नहीं सकता? मैं अपने राम के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता? क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूं? जवाब दीजिए कन्हैया कुमार जी। आ रही हूं साकेत जी और उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कहते हैं कि ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, भारत माता की जय कहना चाहिए, तो भारत माता के जो बच्चे हैं, 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। रोज रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, आप अखबार पलटेंगे, दिन गुजरेगा और कोई ना कोई नया सरकारी संस्थान बेच दिया जाता है। जब सरकारी संस्थान बेचे जाते हैं तो बेरोजगारी में इजाफा होता है। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। मेरा ये कहना है कि इस देश में जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो निजीकरण भी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। हमारा ये अनुभव है कि सरकारी स्कूल होता है तो जो एक बड़ी आबादी है जो निजी स्कूलों में फीस नहीं दे सकता है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो फीस दे सकते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी बैंक होता है तो इफिशिएंटली प्राइवेट बैंक काम करता है। आज बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है, LIC बेचा जा रहा है। ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रीय संपत्ति की बिकवाली हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने की बजाय ये क्या करते हैं, बोको हरम करते हैं। कौन कह रहा है कि आप बोको हरम हैं? आप RSS हैं महाराज, आपको कोई बोको हरम नहीं कर रहा है। आप RSS हैं और RSS ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, क्यों संपत जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ली थी। ये इतिहास में गलत बोल रहा हूं या सही, ये मुझे ठीक कीजिएगा। और RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि हमारा धर्म हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि 3 रंग होने चाहिए झंडा में। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं कि सही? हम कहते हैं कि यह देश, बार बार जो साकेत ने कहा कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। 5000 साल का इतिहास है और इस भूभाग पे पैदा होने वाला हर इंसान, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, चाहे उसकी मान्यता और आस्था कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है और नागरिकों को बराबरी का हक दिया गया है। ठीक है। भले संबित जी की सरकार हो। एक आखिरी बात चित्रा जी, ये बार बार 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। और क्योंकि ये टुकड़ा पे पलते हैं, हम एक बार भी नहीं बोले हैं। हाँ। ये टुकड़ा पे पलते हैं और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि है इनको हिम्मत तो पूछें अपने गृह मंत्री से, निकम्मा है क्या? क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही वो है? आपके गृह मंत्री सुनिए, मैं वो आपके गृह मंत्री नहीं है। अब मैं गृह मंत्री पे आता हूं। अपने गृह मंत्री से, देश में एक गृह मंत्री गुंडा की भाषा बोलता है, किसानों को सबक सिखाने की बात करता है, उसका बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है और उसके बाद इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये कहते हैं कि किसानों के शहादत का दुख है मुझे। आपको दुख था तो आप गए क्या? आप गए किसान के उन परिवारों के पास जिन किसानों की हत्या कर दी गई? आप बात को घुमाइए नहीं। सवाल है जो मुद्दा है उसका सही जवाब दीजिए। देखिए, 2 बार यहाँ पर आदरणीय अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी को निकम्मा कहा गया। मैं टेनी की बात कर रहा था। कोई बात नहीं, आपने उससे मैं टेनी की बात कर रहा था। उसका बेटा जीप चढ़ाया है, जैसा जीप नहीं चढ़ाया है, गलत मत बोलिए। फिर हम टेनी की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने टेनी गृह मंत्री है कि नहीं, ये पहले बोलिए। ठीक है, रुकिए, ऐसे टेनी गृह मंत्री है ना भाई, मतलब अमित शाह ठीक है ना? फिर चलिए, बहुत बढ़िया। वो आपको कहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ITDC का चेयरमैन आप नहीं रह पाइएगा। ठीक है, अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, देखिए चित्रा जी, यहाँ पर तूतू मैमे की डिबेट लोग देख के ताली बजाने के लिए नहीं बैठे हैं, गंभीर लोग बैठे हुए हैं। आप जानते हैं चित्रा जी,
विगत 70 वर्षों से देश में डिबेट चलता था कि अनुच्छेद 370 को कोई छू नहीं पाएगा, ये आर्टिकल हट ही नहीं सकता है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि मोदी जी अगर 1000 बार जन्म ले लेंगे तो अनुच्छेद 370 नहीं हट सकता है। यहाँ तक कह दिया गया था कि अगर 370 को कोई स्पर्श भी करेगा तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मेरे देश का गृह मंत्री अमित शाह है, 370 को नेस्तनाबूद कर दिया, 370 को मिटाने की क्षमता रखता है मेरा गृह मंत्री और मेरा प्रधानमंत्री। गर्व के साथ कहता हूं, निर्णय लेना क्या होता है। जो जवाहरलाल नेहरू कहते थे 370 एक दिन घिस जाएगा, एक दिन में ही उसे घिसकर समाप्त करने की हिम्मत रखता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यह है हमारा देश की सरकार। वो टेनी को लेकर सवाल पूछ रहे कोई बात नहीं, जहां तक टेनी जी के विषय में पूछा गया है, स्वाभाविक है ये प्रश्न पूछे जाएंगे लोकतंत्र में, हमें भागना नहीं है इन प्रश्नों से। किसान संगठन, वहां की जो प्रशासन है, दोनों ने बैठकर इस बात पर एक अर्जी दी कि जो प्रशासन है इस पर जांच करे और जांच के बाद जो भी सत्यता सामने आए उस पे कार्यवाही हो। सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। मैं किसी के बचाव में नहीं बैठा है। मैं कहता हूं अगर हमारे भी किसी व्यक्ति के कारण से एक भी मौत हुई हो तो कानून अपना काम करेगी। मैं यहां बचाने नहीं आया हूं, मैं बिल्कुल बचाने नहीं आया हूं। मगर मैं कहता हूं, आज आप देखिए इस देश में चर्चा हो रही है, नरसंहार की चर्चा हो रही है, किस प्रकार से कानून की व्यवस्था क्या हो गई है। आप मुझे बताइए एक बात, 84 के दंगे, आज पंजाब में इलेक्शन भी है, आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर इतने डिस्कशंस कर रहे हैं, करना भी चाहिए। 84 के दंगे, आप सोचिए यही वो लोग हैं जिन्होंने 5000 सिखों का, दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, निकाल के घरों से गले में टायर डाल के जला दिया गया। ठीक है। इंदिरा गांधी हमारे बीच में चर्चा नहीं तो है। उसकी बहुत दूर तक पहुंच गई। एक सेकंड, जो मुद्दा है वही मुद्दे पर हार्दिक चर्चा भाई, नहीं पंजाब हो दूर रही। नहीं है, पंजाब भी पास में है, चुनाव के मुद्दे डिस्कशन हो रहे हैं, राष्ट्रवाद है ये भी। इंदिरा जी हमारे बीच नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं, मगर मैं याद दिलाता हूं इंदिरा गांधी ने वो किया था जो कोई सोच नहीं सकता है। टैंकर गोल्डन टेम्पल के अंदर हरमिंदर साहिब में प्रणाम करता हूं, हरमिंदर साहिब के चौखट को। हरमिंदर साहिब के अंदर सैकड़ों टैंकर घुस गए थे, गोले बारी हुए थे हरमिंदर साहब के अंदर। ये कोई सोच सकता है? इतना कुछ करने के बाद इन लोगों की हिम्मत होती है ये कहने के लिए कि आप यहां पर सौहार्द नहीं बनाए हुए, ठीक है। आप हिंदू मुसलमान संबित करते जी हैं। पहले कहते आप हैं कि हम जवाब ठीक है, देने अब के लिए बाकी बैठे दोनों हैं। के पास भी जाते 10 हैं। सेकंड में 370 कंप्लीट कर रहा हूं, 10 सेकंड में। बेरोजगारी 10 पर तो सेकंड में जवाब अपनी नहीं बात दे हो रहे रही है, ठीक है। और 370 हटाने के बाद भी हार्दिक भाई, संबित आप जी तो आज अध्यक्ष कश्मीर हैं, के ऐसा अंदर मत हमारे करो। जवान शहीद हो रहे हैं। हार्दिक भाई, उस पर तो आप बोलते आपके नहीं। प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आप भी चेयरमैन हैं। एक सेकंड, हार्दिक जी, आपने कहा कि गुजरात की स्थिति बहुत खराब है, ड्रग भी आ गई, सब कुछ हो गया। वैसे आज एम्प्लॉयमेंट आया है, एम्प्लॉयमेंट के डाटा आए हैं, आप देख सकते हैं, हर अखबार में फ्रंट लाइन में छपा है। गुजरात में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सबसे ज़्यादा आप देखिएगा जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद राजस्थान, ठीक है। उसके बाद जो कांग्रेस केरल में है और उड़ीसा में है। एनीवेज, गुजरात में आप तो अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष हैं, मैं आपको बहुत मानता भी हूँ। इतनी परिस्थिति खराब होने के बावजूद अभी निकाय के चुनाव हुए, क्या परिस्थिति थी वहां कांग्रेस की? इतना कुछ हम खराब कर रहे हैं, हम आपको गैस सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, डीजल नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को सड़क पे मार रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान कर दे रहे हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही है। ममता बनर्जी बोल रही है, हम तो छोड़िए। बोल रही हैं। और हार्दिक जी, ये भी सवाल है, 3 दशक से ज्यादा का वक्त तो हो चुका, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी आपको भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया वहां पर लंबे अरसे से। गुजरात में पानी ठहर क्यों जाता है? जी, डिक्लेयर हो गया। कार्यकारी अध्यक्ष ही है ना? नहीं, आप बोले कि वहां आपको अध्यक्ष नहीं बना, मैं आपको पूछ रहा हूँ डिक्लेयर कोई हो गया? अध्यक्ष बना क्या? नहीं, वो तो जब डिक्लेयर अध्यक्ष होगा तो कौन पता है? चलेगा ना। नेतृत्व किसका है? देखिए, किसका नेतृत्व है? गुजरात के भीतर जितने भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, वही नेतृत्व गुजरात के हितों के लिए कर रहे हैं। और गुजरात के अंदर आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर गुजरात में एक नव निर्माण की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। और मुझे भरोसा है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन बीजेपी से सिर्फ 10 लाख वोट ही हमें कम मिलते हैं पूरे प्रदेश में। जहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके सारे ब्यूरोक्रेट सब लोग ताकत लगाते, तब जाके हमें कुछ सीटों के लिए हरा वहां पाते पे हैं। सत्ता विरोधी लहर भी तो उस तरह अगर दिखती है तो ये लोग पूरी की पूरी सरकार बदल देते हैं, बट आप लोगों में वो आक्रामक बदलाव दिखाई क्यों नहीं देता है? बहुत जल्द 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है गुजरात में। गुजरात के भीतर भी अच्छे से बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर जन संघर्ष कर रही है और मुझे भरोसा है कि गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। मेरी सवाल ये है संबित जी को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में बैठा हूं, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे जवाब देना चाहिए। यहां से मैंने और कन्हैया ने जो सवाल पूछे वो किसानों को लेकर पूछे, बेरोजगारी को लेकर पूछे, शिक्षा को लेकर पूछे, निजीकरण को लेकर पूछे, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने गुजरात के आंकड़े बता तो रहे थे रोजगार के। कहा 370 को लेकर, कश्मीर को लेकर,
लेकर जब ये कलम हटाएगी तो मैंने भी उसका स्वागत किया था, मैं खुले मन से कहता हूं। लेकिन तब आपने कहा था कि अब यहाँ आतंकवाद कम हो जाएगा, अब यहाँ हमारे जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आप बताइए 2 साल 1 साल सवा साल हो गया होगा, हमारे कितने जवान कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, हमारे जवानों की हालत कश्मीर के अंदर क्या है। मेरे गुजरात में ही पिछले 1 साल के भीतर 13 जवान शहीद हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये विभिन्न मुद्दों को लेकर पंजाब पहुंच गए, थोड़ी देर में कश्मीर पहुंच गए थे, उससे पहले माता गंगा के पास पहुंच गए। अच्छी बात है, हम भी मानते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सत्ता में आप बैठे हैं तो अभी हालात जो देश के हैं, जो करंट मुद्दे हैं, उस पर संबित जी कभी भी चर्चा करते नहीं है, दूर भागते हैं। अगर ये कुछ नहीं करते हैं, उसके बावजूद सरसों तेल की 2014 से जनता इन्हीं को बार बार मौका क्यों देती है? अरे कहां पर वो कमी रह गई है? हार्दिक पटेल जी से ये सवाल है। कन्हैया जी, थोड़ा सा अपने सहयोगी को भी बोलने दीजिए। मतलब गुजरात की आवाज दबा रहे हैं आप, ये तो ठीक नहीं है। 2014 के बाद हाँ। लगातार कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से प्रयास करती, विपक्ष के नाते हम हैं, हमारी जिम्मेवारी होती है कि देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर देश के मजबूत विपक्ष के रूप में हम अपनी बात रखते हैं, और इसीलिए हम लड़ते भी हैं, चाहे वो सड़क पे हो चाहे संसद पे हो। और उन्होंने संसद की बात कही, अब हम 2014 से पहले आपको क्या याद दिलाया आपने संसद में क्या क्या नहीं किया। हमारी जिम्मेवारी यही है कि हम जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर आक्रामक रहे, और उसके लिए हमें आक्रामक रहना भी पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया कि आपने हमारे मोदी जी को गाली दी। अरे आप कितना 8 बजे के बाद राहुल जी को गाली देते हम जानते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को कितना गाली देते हम जानते हैं। हमने कभी मोदी जी को गाली नहीं दी, हम तो सवाल करते हैं उन सत्ता में है इसलिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, और 2014 से पहले वो प्रधानमंत्री थोड़ी थे। 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री है, जो देश के गृह मंत्री है, जो करंट पार्टी सत्ता में है, उसी से सवाल किया जाएगा। और हम नौजवान हैं, नौजवान पढ़ लिख कर क्या करता है? वो सिर्फ रोजगार नहीं ढूंढेगा ना, उसको जो गलत लगेगा, उसको जो सही नहीं लगेगा, उस पर वो आवाज उठाएगा। ये बात तो वही आवाज उठाने का काम हम लोग करते इनकी हैं। बात हो जाए। अब रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे ना। अब राहुल गांधी से हर सवाल का जवाब तो लिया नहीं जाएगा। सत्ताधारी दल आप हैं, और 2014 से ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, आपको चुना जा रहा है। तो महंगाई जैसे मुद्दे पर, रोजगार जैसे मुद्दे पर आप क्यों मुद्दे को डाइवर्ट करके राष्ट्रवाद या फिर हिंदुत्व की एंट्री करा देते हैं? बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है। मैंने आपको कहा कि सरकार में हम हैं तो पार्लियामेंट में भी और सड़क में भी जनता जनार्दन भी और अपोजिशन पार्टी भी सवाल हम ही से पूछेगी और किसी से पूछेगी नहीं। पार्लियामेंट में सवाल पूछकर भाग जाना, सवाल पूछकर पार्लियामेंट को बंद कर देना, यह पार्लियामेंट का तरीका नहीं है। और सड़क में भी आप जब सवाल पूछते हैं तो जवाब दिया जाता है। जवाब कौन देता है? ये जो बैठी है जनता जनार्दन। अगर जनता जनार्दन मत पेटी के हिसाब से, ईवीएम के हिसाब से जवाब देती है, और अभी दिया, अभी सबसे हाल फिलहाल में त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ है। त्रिपुरा के इलेक्शन के नतीजों को देखिए, सारे सीट 329 सीट हमारे पास और 10 सीट बाकियों में बटे हैं। कांग्रेस को मिला है शून्य सीट। और किसने यहां पे डाइवर्ट किया? आप बताइए। मैंने जाके सलमान खुर्शीद जी को कहा था कि सलमान खुर्शीद जी जरा बोको हराम वाला लिख देना जरा कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम IAS। मैंने कहा था राशिद अली को जाके वो कहना कि जय श्री राम राक्षस बोलते हैं, हमने कहा था उनको कहने के लिए। हमने कहा था राहुल गांधी को वो क्या जो वर्चुअल मीटिंग करते रहते अनडिस्क्लोज लोकेशन से, वहां से वर्चुअल मीटिंग करके बोल रहे थे हिंदुत्व इज इक्वल टू फैसिस्ट फोर्सेस फलाना ढिकड़ा। हमने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू को जाके कहना इमरान मेरा बड़ा भाई है, आई लव पाकिस्तान। हमने कहा था। आप कहेंगे और आप बोलेंगे हम डिबेट भी नहीं करेंगे। डिबेट नहीं करना था राष्ट्रवाद के ऊपर, पेट्रोल पे डिबेट करना था, तो ये दोनों आए क्यों हैं? घर में बैठते आज मना कर देना था कि हम नहीं आएंगे, राष्ट्रवाद पे हम चर्चा नहीं करेंगे, पेट्रोल पे डिबेट करिए, आप एम्प्लॉयमेंट पे डिबेट करिए, तब हम आएंगे। हर डिबेट पे आके बोलेंगे हाँ इनका हिंदुत्व खराब है, ये RSS वाले हैं, इन्होंने झंडा नहीं फहरा। अरे भैया, डाइवर्ट तो आप ही कर रहे हैं। दूसरी बात आप बताइए मुझे, आज हम इतने खराब हैं, मैं बहुत शिद्दत के साथ पूछ रहा हूं, हम इतने खराब हैं कि हमने देश को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। इनके साथ खड़ा कौन है आज? ममता बनर्जी। आज हेडलाइन क्या है? ममता बनर्जी बोल रही है यूपीए क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज यूपीए तो डिस्कार्ड कर दो, हम तो मानते ही नहीं है। उन प्रशांत किशोर तो हमारा नहीं है ना, इसको तो माला पहना रहे थे। शुरुआत तो आप ही ने की थी ना, आप ही के थे वो। सर एक सेकंड, प्रशांत किशोर को तो माला पहना रहे थे। प्रशांत किशोर बोल रहा है 30 साल तक कांग्रेस पार्टी और नहीं आ सकती, और आज क्या कहा है
किसी एक इंडिविजुअल का डिवाइन राइट नहीं है कि कांग्रेस को बपोती सोच करके उस पर अधिकार जमा सके। राहुल गांधी और गांधी परिवार को कहा है। G23 ने क्या कहा है? G23 कह रहे हैं कि हम वी आर इन टच विथ TMC। G23 मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल ये ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं और ये गोली संबित पात्रा पे चला रहे हैं। अरे जाके घर को संभालिए, पहले संबित पात्रा को भूल जाइए, पहले जाके देवड़ी पे आराम से ही बोल रहे हैं। देखिए कपिल सिब्बल बाहर खड़े हैं, भागने को तैयार हैं, पकड़िए, जल्दी दौड़िए, पकड़िए उनको। वो भाग जाएंगे तो आप अकेले कांग्रेस को नहीं बचा पाएंगे। तो कांग्रेस नेता लेकर आते हैं ना किताबों में बोको हराम और आईसिस तमाम चीजों को, तो फिर सारे आरोप बीजेपी पर ही क्यों लगाते हैं? हम बोल देते हैं। देखिए क्या है ना कि इसीलिए इनका इलाज, इनका दवाई है मेरे पास संबित पात्रा का। तुरंत बच्चा ऐसा रोने लगे, कलीपुरी जी कलीपुरी। तो मेरा तो दवाई है, राहुल गांधी का दवाई है कि नहीं इनके पास? मेरा दवाई लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी का दवाई है कि नहीं इनके पास? दे रहे हैं। अच्छा दे रहे हैं, बैठिए, दे रहे हैं आपको, देते हैं, सुइया देते हैं, रुकिए, सुइया देते हैं। पहला सवाल, आज संबित पात्रा ने अपने बरबोलेपन में देश की जनता को बता दिया कि अगर आप महंगाई से परेशान हैं, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है, इस देश में सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, कर्मचारियों की नौकरी छीनी जा रही है, इसका एक इलाज है कि भाजपा को चुनाव में हरा दीजिए। क्योंकि इनका जवाब क्या था? इन सारे सवालों का जवाब ये था कि अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो हमको लोग वोट क्यों दे रहा है और हम जीत क्यों रहे हैं? हाय हाय, रावण का घमंड टूट गया था, आपका भी टूटेगा, चिंता मत कीजिए। देश की जनता से इस बड़े मंच से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाजपा की एक दवाई, चुनाव में इनको हार की घुट्टी पिलाई जाए, ये तुरंत ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, ये बार बार कांग्रेस के किसी नेता ने क्या किताब लिखा है उस पर बात करते रहते हैं। पार्लियामेंट में कहते हैं कि बहस नहीं हो रही है। पार्लियामेंट में जब किसान बिल लाया गया था, बहस हुई थी क्या? किसान बिल जब वापस किया गया है, बहस हुई क्या? क्या ये सत्ताधारी लोग किसी को भी बहस करने की इजाजत देते हैं क्या? मैं बार बार कहता हूं कि जब इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है एजेंडा आज तक, तो इस देश का एजेंडा आज क्या है, उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। रेलवे की ग्रुप डी की भर्तियां 3 साल से नहीं हुई है, बैंकिंग में बहाली बंद कर दिया गया है, NTPC में बहाली नहीं हो रही है। आपके जो रिपोर्टर हैं चित्रा जी, आप भी बुलेट लेकर के घूमते हैं, देखिए नौजवानों की आज हालत क्या है। 7 साल से खिचड़ी खा रहा है, कोई बहाली नहीं मिल रही है। और इन्होंने तो एक सीधा मर्ज का इलाज निकाला है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। मैं कहता हूं कि आज के समय में इस देश के आम आवाम को सीधे तौर पर यह सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, मंदिर मस्जिद करके इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह किया जा रहा है। विकल्प कौन और होगा? इस देश का बीजेपी का विकल्प कौन होगा? बार बार इतना गिना रहे हैं उसकी कमियां। जनता ही तो वोट कर रही है इनको। हाँ, वो ये मैंने यही तो मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि इनका एक ही इलाज है, इनको चुनाव में हराइए, ये आपके सारे डिमांड को मान लेंगे। अब हमारे पास वक्त की कमी है। कर्मियों को संबित पात्रा जी, एक आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अच्छा दिन का वादा, इस सदी का ये जो जुमला है, अच्छा दिन का जुमला इस सदी का सबसे बड़ा घपला है। और इस घपले के खिलाफ देश की जनता को सिर्फ एक काम करना है, भाजपा के खिलाफ वोट करना है। और विकल्प की जहां तक बात है, जिस लड़ाई में जो जहां है वो इनको हराएगा। और ये जो इधर उधर की बात करते हैं ना कि मोदी के सामने कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये कहते हैं कि मोदी के सामने कोई इंडिविजुअल नहीं है। मोदी के सामने इस देश की 135 करोड़ जनता खड़ा होगी और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। संबित पात्रा जी, कन्हैया जी, हो गई आपकी बात। संबित पात्रा जी, वक्त की कमी है, जल्दी से अपनी बात। चित्रा जी, आप जानते हैं जब ये प्रश्न पूछा जाता है बताओ मोदी का विकल्प कौन होगा, तब जो उत्तर ये देते हैं ना कि 135 करोड़ जनता होगी, इसका अर्थ है कि इनके पास नेता नहीं है, उसका विकल्प कौन होगा। अगर मुझे पूछा जाएगा ना इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं खड़े होकर सीना ठोक के बोलूंगा किसी में कुव्वत है, किसी में हिम्मत है, नेता है। एक सेकंड सर, मैं बीच में नहीं बोला था। नेता ही चित्रा जी, एक सेकंड चित्रा जी, ऐसे चित्रा जी, ये ऐसे नहीं, चित्रा जी ऐसे, ठीक है, अपनी बात चित्रा जी ऐसे बिल्कुल आखिरी पायदान। मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने इतना बड़ा सुनहरा मौका दिया कि मोदी का विकल्प कौन, हिम्मत है तो एक बार बोल देना मोदी का विकल्प राहुल गांधी, बोल के तो दिखाए। मुंह से निकलेगा नहीं, मुंह से निकल भी नहीं रहा है मोदी का विकल्प राहुल गांधी। ये चले हैं चुनाव जीतने के लिए, इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अरे ममता नहीं मान रही है, अखिलेश नहीं मान रहा है, मायावती नहीं मान रही, कोई तो इनको विकल्प, कांग्रेस के अंदर के G23 इनको विकल्प नहीं मान रहे हैं। अब राहुल गांधी, सर मैं आपके बीच में एक सेकंड नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी के विकल्प कन्हैया कुमार जरूर हो सकते हैं, ये तो मैं मानता हूं,
राहुल गांधी के विकल्प कन्हैया जी हो सकते ठीक है। हैं, बिल्कुल विकल्प। देखिए, एक बार राहुल गांधी निकल करके अभी ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हराओ, ये करो, ये कर रहे हैं। ठीक है, हार्दिक कम पटेल। से कम राहुल बैंकॉक गांधी से का बुला नाम तो लेने से लीजिए आप लोग उनको। क्यों बचते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर राहुल गांधी हैं देश में? नरेंद्र मोदी जी के विकल्प राहुल गांधी है, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस देश में जनता वोट करेगी ना सत्ता के खिलाफ, और जनता ही जनार्दन है। जनता ही वोट कर रही है, मंगल ग्रह से आके कोई वोट थोड़ी कर रहा है। हाँ, तो जनता को ही हम कहेंगे ना, आपको को थोड़ी ना कहेंगे। जनता आने वाले दिनों में, और फिक्र अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, और मुझे भरोसा है, और पूरी कांग्रेस पार्टी इसी कार्यों से लोगों के बीच जाती, चाहे जन जागरण अभियान का कार्यक्रम हो, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश के विभिन्न गांवों में जाएगी। चलिए ठीक और है, नरेंद्र वक्त मोदी हमें जी इतनी के की विकल्प इजाजत राहुल देता है। गांधी आप ही तमाम है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बस एक शामिल चीज होने हमको के लिए। पूछना है, बाद में नहीं मिलेंगे। एक नहीं मिनट, नहीं, सब प्रेशर की मिलेंगे, गोली चिंता कौन मत सिखाते करिए। हैं, ये बता दीजिए नहीं, बस। ब्लड प्रेशर की गोली आप राहुल गांधी को खिलाइएगा, इतना कुछ होने के बाद नाम भी तो उनका बता दीजिए। ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं रहा है। नाम बता दीजिए। इससे खराब राहुल परिस्थिति गांधी क्यों राहुल हो रही गांधी है? संबित जी, इन ब्लड राहुल प्रेशर गांधी टेल्मा मत कीजिए। टेल्मा 20 जरा राहुल गांधी को खिलाइएगा, मतलब 20 टेल्मा mg 20 राहुल गांधी को खिलाइएगा, 20 और mg। शाम को ये भी दीजिएगा। वो क्या है? ठीक है? क्या है? अरे अभी तो जनता आप समझ बोलते गई क्या थे- लेंगे शाम को, अभी वो तो छोड़ आप बोलते थे कि दीजिए। ऐसी जनता बातें समझ नहीं गई, होती। और क्या पुड़िया भी है उनके लिए मेरे पास, तो मंगा अडानी के वाला, देंगे। अडानी वाला। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब जनता के बीच इन तमाम मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी जाकर अपनी बात को समझा पाती है, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन गर्मागर्म बहस के बीच बहुत सारे सवाल भी उठे, जिसका जवाब भी मिला, बहुत सारे सवाल अगली बार संबित अधूरे जी रह गए। आएंगे ठीक ना, है, अगली बार संबित जी को आप बुलाइएगा लोगों का प्लीज। बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों अगले बाद आए हैं। एजेंडा के लिए चिंता अभी मत से करो, आमंत्रित कर नरेंद्र देती हूँ। मोदी जी के धन्यवाद। बराबर लाके राहुल बहुत गांधी को शुक्रिया। खड़ा करो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।